कमल दा यानी कमल जोशी जब तक रहे घुमक्कड़ी का दूसरा नाम बनकर रहे। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों तक अपनी बाइक और कंधे पर कैमरा लादे उनकी अनगिनत यात्राओं और उनमें खींचे गए चित्र आज भी लोगों को याद होंगे। ज़्यादातर लोग उन्हें एक उम्दा फोटोग्राफर के तौर पर जानते हैं, लेकिन अपनी यात्राओं में मिली तमाम कहानियों को बुनने में भी उन्हें महारत हासिल थी। असमय चले जाने के बाद उनकी एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम है चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखें। आज देखती हूँ सपने पर सुनिए उनकी इसी किताब से एक संस्मरण, उड़ना चाहती है नीमा। बिरथी से सीधी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। पीठ में पिट्ठू लिए ही हम सब चल रहे थे। अब अपनी उम्र का भी अंदाज़ा होने लगा कि इस तरह की ज़्यादती शरीर से ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, पर चलना तो था ही, क्योंकि रास्ते जो लगे हुए थे। जैसे ही बुग्गी घास का विस्तार देखा तो इस आशा में आंखें चमक गईं कि अब चढ़ाई ख़त्म होने वाली है और आगे उतराई ही है, और हाँ, कुछ आराम भी करना ही है। वहाँ मुझे एक लड़की पीठ पर घास का बोझ लिए खड़ी दिखी। शायद वो अजनबियों को इस जगह पर देखकर कौतूहल से रुक गई थी। मैंने अंदाज़ा इसलिए लगाया कि उससे थोड़ी दूर पर एक भैंस भी चरना छोड़कर वैसी ही नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं ही सबसे आगे था। मैंने कंफर्म होने के लिए उस लड़की को पूछा, यही रेगवार खरक है? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। मैंने पिट्ठू ज़मीन पर उतारा और कहा, ओह, बड़ी ज़ोर की चढ़ाई है। वो थोड़ा हंसी। तभी 3 लड़के 10 से 14 साल की उम्र के वहाँ आ गए। लड़की ने भी पास ही अपना घास का गट्ठर उतार दिया। मैंने एक लड़के से पानी की मांग की तो वो पानी लाने चला गया। एक लड़के ने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? मैंने उसे अपनी पहाड़ को देखने समझने की यात्रा के बारे में बताया। थोड़ी बात करने के बाद लड़कों की दिलचस्पी हमसे ख़त्म हो गई और वे चले गए। लड़की वहीं बैठी रही। शायद वो भी थकी थी। बात करने की गरज से मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम नीमा राठौर है। उसका गांव डोर है, वहीं बिरथी गांव के समीप, जहां से हम आ रहे थे। बड़ी दूर और खड़ी चढ़ाई है तुम्हारे गांव से, मैंने कहा। वो हंसी और बोली, अरे हम तो कई बार एक ही दिन में यहाँ से गांव तक घास लेकर जाते हैं और वहां से राशन लेकर उसी दिन लौट आते हैं। मैंने उससे कहा, मेरी तो एक बार चढ़ने में ही फूंक सरक गई। आदत नहीं ठहरी ना तुमको, उसने दिलासा दिया। लड़का पानी लेकर आया। मैंने पानी पिया और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, छाछ की मांग कर दी। लड़के ने मना कर दिया कि छाछ नहीं है, पर मेरी दीनहीन स्थिति को नीमा समझ रही थी, इसलिए बोली, मैं देखती हूँ, शायद किसी छाने में हो। थोड़ी देर में एक लोटे में छाछ और नमक लेकर लौटी। वो मुझे एक अप्सरा जैसी दिखाई दी जो पहाड़ के बुग्यालों में मनोकामना पूरी करती है। खैर, 2 गिलास छाछ डकारने के बाद मुझे तो तृप्ति हो ही गई थी। मुझे इस तरह से भुक्कड़ों की तरह छाछ पीते देखकर उसका मनोरंजन ज़रूर हुआ होगा। वो अब भी मुझे देखकर हंस रही थी। अपने ऊपर से ध्यान बटाने के लिए मैंने उससे पूछा, कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है? हाँ, पढ़ती हूँ, उसने संक्षिप्त जवाब दिया। किस क्लास में? मैंने पूछा। अभी 10वीं पास की, उसने बताया। शाबाश, मैंने कहा। मुझे पता है कि लड़कियों को घर के और जंगल खेत के तमाम काम करने के बाद ही पढ़ने का समय मिल पाता है। ऐसे में इस लड़की ने 10वीं पास कर ली तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात बढ़ाने की गरज से मैंने पूछा, कितने % मार्क्स आए? 72%, नीमा ने बताया। 72%? 72? मैंने चौंक कर पूछा। मुझे लगा कि मैंने गलत सुन लिया। हाँ, 72%, नीमा ने फिर से कहा। अब मेरी ज़बान ही बंद हो गई।
वाह, बहुत खूब, शाबाश। ऐसे ही कुछ शब्द मेरे मुंह से बहुत जोर लगाने के बाद निकले। मैंने फिर उससे पूछा कि उसे पढ़ाने में कौन मदद करता है। तो वो बोली, कोई नहीं, एक मैडम हैं जो किताबें दे देती हैं। उसने ये भी बताया कि उसे घर का काम करके ही स्कूल जाना पड़ता है। खेत और जंगल से घास लकड़ी के काम से किसी लड़की को कोई रियायत नहीं, सो उसे भी नहीं है। इम्तिहान से पहले घास लकड़ी लेने जाते वक्त किताबें ले जाती हूँ साथ में, वहीं जंगल में पढ़ लेती हूँ। ये कहना था नीमा का। इतने दूरस्थ बियाबान में इतनी विलक्षण लड़की से मिलना एक उपलब्धि थी। जब मैं उसकी फ़ोटो खींचने लगा तो उसने मेरा धूप का चश्मा मांगा और पहन लिया। फिर बोली, मेरी फ़ोटो इस चश्मे के साथ खींचो। मुझे खींचनी ही थी। मेरा सन ग्लास मांग कर फ़ोटो खिंचाना उसके सपनों की उड़ान का प्रतिबिंब था। वो आगे और आगे जाना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। परीक्षा में इतने नंबर लाना उसी सपने को सच करने के लिए की जाने वाली मेहनत थी। पढ़कर आगे क्या बनना चाहती हो? मैंने नीमा के सपनों की थाह लेने की कोशिश की। डॉक्टर बनना चाहती हूँ, वो बोली, और ये भी जोड़ा, डॉक्टर बनकर मैं इसी गांव में आऊंगी, सब मेरी इज्जत करेंगे। शायद उसे ये भी एहसास था कि हमारा समाज अमूमन औरतों की इज्जत नहीं करता। वो समाज को अपनी इज्जत करने को मजबूर करना चाहती थी। मुझे इस बेटी पर गर्व हो रहा था। इसके बाद अचानक उसकी आंखों से उदासी झांकने लगी। इसका कारण मैं समझ नहीं पाया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो अब इंटर में एडमिशन लेगी। अब उसका चेहरा भी उदास हो गया। बोली, पता नहीं। क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। हमारे गांव का स्कूल सिर्फ 10वीं तक ही है। पता नहीं घर वाले थल के इंटर कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं कि नहीं, जहां भाई पढ़ता है। जब भाई को भेज सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं भेजेंगे? मैंने कहा। लड़कों की बात कुछ और है। नीमा के जवाब में मुझे दर्द ढूंढने की जरूरत नहीं हुई। ये दर्द तो हर लड़की के चेहरे पर लिखा होता है। इस बीच 2-3 लोग और वहां आ गए जो हमारी बातें सुन रहे थे। बोले, पढ़ने में बहुत तेज है ये। मैंने कहा कि इसे आगे पढ़ाने में तुम लोग मदद करो। अब तो तुम सारे गांव वालों की ये जिम्मेदारी है कि नीमा को इंटर करने के लिए कॉलेज भेजने के लिए उसके परिवार से बात करो। बातचीत के बाद उन लोगों ने तय किया कि वे गांव में मीटिंग करेंगे और नीमा की पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। मैं भी अपराध भाव से ग्रसित था, क्योंकि मैं उसी समाज का हिस्सा हूँ जो नीमा के सपनों के पंख तोड़ देता है। लोगों की बात सुनकर नीमा मुस्कुरा रही थी। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे अंदर से डर भी था कि ये हवाई बातें नीमा के लिए कुछ कर भी पाएंगी कि नहीं। उसे सांत्वना देकर भारी मन से हम आगे बढ़े। पहाड़ में नीमा अकेली नहीं है जो अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रही है, अपनी प्रतिभा दिखा रही है। बधियाकोट सड़क पर पैदल आते हुए मुझे गायत्री और उमा दानू नाम की 2 लड़कियां मिली। वे रोज बाछम गांव से 11 किलोमीटर पैदल चलकर साइंस पढ़ने बधियाकोट आती हैं। दोनों की हाई स्कूल में अच्छी परसेंटेज है। गायत्री भी डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए इतनी मेहनत कर रही है। उमा फौजी बनना चाहती है। उसने किसी सीरियल में कोई फौजी लड़की देखी, तब से फौजी बनना तय किया है। पर इनके सपनों के रास्ते तो हमारे समाज ने और संसाधनों की कमी ने रोक रखे हैं। ये अपने बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रही हैं। इनके सपने पूरे नहीं होते तो इसके लिए ये नहीं, हमारी व्यवस्था और प्रदेश की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार की नीतियों के विजन में ये लड़कियां और उनके सपने कहीं नहीं हैं। मैंने उमा और गायत्री से पूछा था कि क्या लड़के भी इतनी जिम्मेदारी से पढ़ते हैं। उनका जवाब था, लड़के तो नक्शेबाजी करने और लड़कियों को छेड़ने का ही काम कर सकते हैं। उन्हें तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती, पढ़ाई क्या करेंगे। ये उनका जवाब था। मैं ये मानता हूँ कि पहाड़ में मेहनती लड़के भी हैं, पर अगर ये ग्रामीण लड़कियां इस तरह कहती हैं तो हमें सोचना तो पड़ेगा ही।
तुम लोग इतनी मेहनत कर रही हो पढ़ाई में, तुम्हें अपना भविष्य क्या लगता है? कुछ नहीं, गायत्री ने मैटर ऑफ फैक्टली जवाब दिया। उसकी आंखों का फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। उमा, जो फौजी बनना चाहती थी, पलट कर बोली, भविष्य क्या, 2 साल बाद हमारी शादी भी इन शराबी आवारा लड़कों से कर दी जाएगी। उसकी आंखों में गुस्सा था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पहाड़ के कोने कोने में लड़कियों को जो भी मौके मिल रहे हैं, वो दिखा रही हैं कि उनमें कितनी क्षमता है, कितना दमखम है। यदि उन्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वे भी अपनी संभावनाएं दिखा रही हैं, सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। पर हमारी नीति निर्धारक ऐसी व्यवस्था बना ही नहीं पाए कि वे पढ़ लिख कर कुछ कर सकें। लड़कियां पास हो रही हैं, हमारे नेता बुरी तरह फेल हो रहे हैं। लड़कियां पढ़ लिख कर, क्षमता दिखाकर भी मझधार में हैं। समाज ने रास्ते में अवरोध खड़े किए हुए हैं। नीति व्यवस्था ने उन्हें धोखा दिया हुआ है। इन बेटियों ने या इनकी माँओं ने तो ऐसा उत्तराखंड कभी नहीं चाहा था। उमा की आंखों में गुस्सा पढ़ते हुए मैं बस ये चाहता था कि उसकी आंखों का गुस्सा हर लड़की की आंखों में आए और वो उबल कर इस सिस्टम को तहस नहस कर दें। मैं इन लड़कियों से माफ़ी भी किस मुंह से मांग सकता था? क्या हमें इन लड़कियों को यही उत्तराखंड देना था? आप सुन रहे थे कमल जोशी का एक संस्मरण, उड़ना चाहती है नीमा।